नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का ये टारगेट है कि 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना है। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्टर में हमको बहुत कुछ करना है। इसीलिए 2015 के अंदर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो डिसाइड किए गए थे और भारत भी उसके अंदर शामिल है। भारत एक सिग्नेचरी, एक मेंबर बन चुका है। लेकिन आखिरकार भारत की जो प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, ये कब तक सॉल्व हो सकती है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार पावर मार्केट क्या है इंडिया का, वो कैसे वर्क करता है और आपके घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार हम लोग इस टॉपिक को आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर हाल ही के अंदर एक एडिटोरियल जो है वो पब्लिश हुआ था, अलार्म बेल्स एज हीट वेव। अब हीट वेव के अंदर जो पुश हो रहा है एनर्जी को लेकर वो बहुत ज्यादा हो रहा है। एनर्जी कंजप्शन, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसका कंजप्शन पीक पे पहुंच चुका है। आज घर के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो अलग अलग रूम्स में रहना शुरू कर चुके हैं और अलग अलग रूम्स के अंदर अलग अलग एसीज यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज होते हैं। अमूमन ये आज देखने को मिल रहा है क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। ट्रेडिशनल अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली के अंदर हर फैमिली अलग अलग रह रही है और हर फैमिली को अपनी जरूरतों के हिसाब से जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जुटाने की जरूरत पड़ती है। खास तौर पर एसी, फ्रिज और ऐसे कितने सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंसेज हैं, जिनको आज वो घर के अंदर इकट्ठा करता है, लेकिन एक वापस से वो खुद ही अपने आप में परेशानी में आ जाता है। मैं छोटी सी कहानी आप लोग को सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा स्टोर खोलता है जिसके अंदर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वहां पर मिलती हैं, होम अप्लायंसेज वहां पर मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वहां पर मिलते हैं। उनका ये मानना था कि मैंने ये जो स्टोर खोला है इसका उद्घाटन मैं किसी जाने माने व्यक्ति से ना करवाकर मैं किसी साधारण व्यक्ति से कराऊंगा और वो मेरे गुरु होंगे, मतलब जो धार्मिक गुरु होते हैं। उन्होंने क्या किया, उस स्टोर का उद्घाटन करवाया। जैसे ही उस स्टोर का इनॉग्रेशन होता है उसके बाद में वो अपने गुरु से ये कहते हैं कि गुरुजी, आपको इस स्टोर में से जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं, जितना भी चाहिए, चाहे वो फिर वो लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, जितना भी आपको सामान लेना है वो आप ले सकते हैं। गुरुजी जो है वो पूरे स्टोर के अंदर घूमते हैं और फिर थोड़े समय बाद में वो खाली हाथ घर पर लौटना शुरू कर देते हैं। उनका जो शिष्य था वो पूछता है कि आज तो हमारा उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, तो आज आप कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। बोले, मेरी जरूरत का यहां पर कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि ये सब जो सामान यहां पर रखे हुए हैं वो ऐसे सामान हैं जो कि इंसान को हमेशा परेशान करते हैं। जैसे इंसान को फेस वॉश की जरूरत नहीं है, इंसान नेचुरली जो है वो पानी से भी अपना मुंह साफ कर सकता है, लेकिन फिर भी इंसान अपना पैसा वहां पर खर्च करता है, फिर भी उसको नुकसान होता है। एसी अगर आज मैं लेके जाऊंगा तो यही मुझको आगे जाके हार्म पहुंचाएगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें हैंड वॉश की, तो आज से कुछ समय पहले लगभग 50 साल पहले हैंड वॉश कम करते थे, मिट्टी से हाथ धोया करते थे, लेकिन उस समय ऐसा थोड़ा ना था कि किसी के अगर पेट में कीड़े पड़ गए तो उसकी मौत हो गई, ऐसा नहीं था ना। लेकिन आज क्या है, जितने हम लोगों ने फैसिलिटीज को यहां पर अवेलेबल करवाया है, जितना फैसिलिटीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, उतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उसके अंदर से एक परेशानी का सबब यह है, और वो है कौन सी, एनर्जी। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है, तो हवा महल के अंदर लगभग 500 के आसपास खिड़कियां हैं। तो उस समय कोई एसी तो था नहीं, इसीलिए वो खिड़कियां जो है वही एसी का काम करती थी और उस समय के लोग बड़े सुखी रहा करते थे, कोई बिजली का बिल उनको पे नहीं करना है। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो हाई डिमांड बढ़ चुकी है, इसको लेकर एक अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा studyclose.com और वहां पर जाकर आप ये सीख पाएंगे कि आप लोग अल्कोहल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो भी उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर पोर्नोग्राफी देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके टारगेट को धूमिल कर सकता है, खराब कर सकता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर बहुत कुछ अचीव करें। आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपने स्टडीज के अंदर अच्छा करें, अपने बिजनेस के अंदर अच्छा करें, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां पर जगह ही नहीं है इनोवेटिव आइडियाज की, तो कैसे कर पाएंगे। इसलिए पोर्नोग्राफी देखना बंद कीजिए, वो आपका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खराब कर रहा है। अच्छा, मैं अगर बात कर रहा हूं तो आप लोग क्या करते हैं, उसको डिनाई करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टू मीट पीक पावर डिमांड ड्यूरिंग द अनयूजुअली हॉट समर। तो भी आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो है वो 50 भी क्रॉस कर चुका है, खासतौर पर राजस्थान के अंदर तो 53 देखने को मिला है। अब इस समय क्या है कि गवर्नमेंट हैज अलाउड द ट्रेडिंग
ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गवर्नमेंट ने एक चीज अलाउ कर दी है कि वो ट्रेड करेगा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटेड फ्रॉम द लिंकेज कोल। मतलब बेसिकली क्या है, आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका समझना पड़ेगा, फिर जाकर आपको ये बातें समझ में आएगी। तो हम लोग पहले बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि सीजनल, जैसे मान लीजिए दीपावली के समय जो है वो हाई डिमांड रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन उस समय अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो पाए तो क्या फिर होगा, त्योहार जो है फेस्टिवल हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही है कि कई बार अचानक क्या होता है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म आप समझिए। देखिए यहां पर जो है यह पावर जनरेशन की एक यूनिट है, उसके बाद में एक यूनिट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, और यहां पर जो है वो है पब्लिक। अब पब्लिक को तो क्या चाहिए, पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो तो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, और गवर्नमेंट जो है वो उसको क्या प्रोवाइड करवाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी। अब ये पब्लिक जो है वो किसके पास में नहीं जा सकती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के पास में नहीं जा सकती है, और ना ही वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पावर जनरेशन है यूनिट, वहां पर भी नहीं जा सकती है। वो किससे बात करेगी, वो गवर्नमेंट से बात करेगी। लेकिन मान लीजिए कि पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की, तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को ये कहेगी कि आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कीजिए, पावर को यहां से परचेज कीजिए, ठीक है। अब जब ये पब्लिक, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये परचेज करेगा कहां से, पावर जनरेशन से। लेकिन पावर जनरेशन उसको एक ही बात पर, एक ही शर्त पर वो पावर दे पाएगा कि पहले अपना बकाया जो है वो चुका दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि 2022 के अंदर कुल 13 राज्य ऐसे थे जिनको बिजली नहीं दी गई थी। मतलब उनकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज थी उनको पावर नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने जो बकाया पेमेंट था वो जमा नहीं कराया था। अब इस सेगमेंट के अंदर हम लोग कुछ बेसिक्स बातों को समझने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि यहां पर पावर एक्सचेंज की बात की जा रही है। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, पावर एक्सचेंज की बात समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको डिपेंड रहना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर मान लीजिए पावर जनरेशन वाला ये कह दे कि हम आपको बिजली नहीं देंगे, तो फिर उस समय ऐसा कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। तो ये जो है वो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी जो है वो हाई डिमांड हो चुकी है, और हाई डिमांड के अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से ये कहते हैं कि आप जो है वो परचेज कीजिए क्या, पावर जनरेशन से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल में आपको आगे समझाना चाहूंगा। आप शार्क टैंक देखते होंगे, मैंने कई एपिसोड्स देखे हैं। शार्क टैंक के अंदर जो सामने शार्क्स बैठे रहते हैं वो कंपनी की ऑनर को ये पूछते हैं कि क्या आप अपने आप को सैलरी देते हैं, क्या आप अपने आप को सैलरी देते हैं। तो फिर वो सामने वाला कहता है कि नहीं, अभी मैं अपने आप को सैलरी नहीं देता हूं क्योंकि अभी हमारी इतनी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। फिर एक सोचने की बात यह है कि भाई तुम्हारी तो कंपनी है, फिर आप लोग सैलरी क्यों नहीं उठा लेते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट का ही तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो इनसे पावर क्यों नहीं ले लेती है। बेसिकली क्या है कि एक हेल्दी इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो बड़ा हेल्दी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, आप जिस प्रकार से जनरेशन करेंगे उसी प्रकार से हम लोग खरीदेंगे आपसे, यानी कि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, कोई भी हम लोग पावर का यूज नहीं करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम लोग जो है इसको इंडिपेंडेंट कंपनी बनाते हैं और इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पावर को परचेज करेंगे। तो पावर एक्सचेंज आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए लेक्चर के अंदर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दीपावली के समय मान लीजिए कि आपको कंजप्शन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, डिमांड हाई हो चुकी है, लेकिन फिर आगे से ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां से क्या नहीं हो पा रही है, बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी बात ये है कि सेंटर के साथ साथ में ये एक स्टेट का भी सब्जेक्ट है, तो स्टेट लेवल जो यूटिलिटीज है उनको भी यहां पर मैनेज करना पड़ता है। अब इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहां पर है, यहां पर है। एक एक्ट बनाया गया 2003 के अंदर जिसके तहत ये सारी चीजें मैनेज की गई, और एक पॉलिसी बनाई गई 2005 के अंदर ताकि ये सारी चीजें जो है वो क्या हो सके, पूरी तरीके से सॉल्व हो सके। अच्छा, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, अभी मैंने आप लोगों को फ्लोचार्ट बताया था, इसमें देखिए कि ये जो पब्लिक, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसने क्या किया कि इसके साथ में एक वादा किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा कि हम जो है वो आपसे 10,000 मेगावाट जो है वो बिजली को परचेज करेंगे, ठीक है।
मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि अगले 3 साल के अंदर, 4 साल में या 5 साल में 10,000 मेगावाट जो है वो बिजली हम आपसे परचेस करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो 10,000 की जगह उसको ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, 12,000 की जरूरत पड़ रही है, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, एडिशनल 2,000 वो कहां से लेके आएगा। तो 2,000 उसको एक्स्ट्रा परचेज करनी है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये था शॉर्ट टर्म के लिए, जबकि 10,000 मेगावाट जो बिजली परचेज की गई थी पावर जनरेशन से, वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए जो पावर को परचेज किया जाता है वो दो टाइप से करते हैं हम लोग, एक तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उसी एग्रीमेंट के तहत वो बिजली जो है वो सप्लाई की जाती है। अगर कहीं पर भी शॉर्टेज होती है तो 2,000, मान लीजिए कि 2,000 है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म एक परचेसिंग की कैपेबिलिटी है। तो ये दो टाइप से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए गए, एक्ट बनाए गए 2003 के अंदर और 2005 के अंदर पॉलिसी बनाई गई, जिससे इजीली जो है वो पावर क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। आई होप प्रॉब्लम जो है वो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार है क्या। अच्छा, यहां पर एक पावर परचेसिंग एग्रीमेंट होता है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मैंने आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म के लिए पावर परचेसिंग पीपीए जो है वो साइन किया जाता है, ताकि एक कमिटमेंट हो जाए कि हम जो है वो आपके साथ में क्या करेंगे, बाइलैटरल सिस्टम करेंगे कि आप लंबे समय तक हमको इतनी बिजली सप्लाई करेंगे। शॉर्ट टर्म की बात अलग है कि शॉर्ट टर्म जो है वो बिजली आप लोग सप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से पे करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी बिजली को परचेज किया गया है पावर ग्रिड से, उसमें यानी कि जहां पे पावर जनरेशन हुई है वहां से जो बिजली परचेज की गई है, इसका रेगुलर जो है वो पेमेंट नहीं हो पाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए कई बार आप लोगों ने स्टेट्स के अंदर देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी बिजली जो है वो जल्द ही कटने वाली है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की, पूरे पावर मार्केट की, तो 4 पिलर्स इसके होते हैं। अगर इनमें से एक पिलर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है तो पूरी तरीके से ये पावर मार्केट जो है वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें शेड्यूलिंग की और डिस्पैच की, किस समय कितनी बिजली देनी है किस स्टेट को, इसका शेड्यूल किया जाएगा और डिस्पैच किया जाएगा। उसके बाद में कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, मतलब देखा आप लोग देखते हैं कि हाई टेंशन लाइन होती है, एलटी होती है, जो लो टेंशन होती हैं। अब बेसिकली इतनी लाइन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तीसरा पिलर जो है वो है लोड जनरेशन बैलेंस, कि किस स्टेट के अंदर कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, लोड कैपेसिटी जो है वो दी जाएगी। फिर बाद में चौथा है कि मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड शेड्यूल। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, जो शेड्यूल किया गया था कि इतने समय में आपको इतनी बिजली देंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए भी सप्लाई और डिमांड की एक चेन या फिर फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए। इन 4 पिलर में से अगर एक पिलर भी कहीं ना कहीं डैमेज होता है तो पूरा का पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब बेसिकली बात क्या है कि जो प्राइस डिसाइड की जाती है कि जिस प्राइस पर वो पावर को परचेज किया जाएगा, उसके लिए क्या की जाती है, बिडिंग्स की जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अभी मैं आप लोग को बात करता हूं, जैसे यहां पर देखिए, ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम लोग समझ चुके हैं। यहां पर देखिए आप लोग, अब क्या होता है कि पावर जनरेशन यहां से हुआ, उसके बाद में फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहुंचा और डिस्ट्रीब्यूशन से आपके घरों के अंदर पहुंच रहा है। तो ये इजीली बहुत स्मूथ जो है वो प्रोसेस होना चाहिए। अब हमारे पास में दो मैंने आपको मार्केट टाइप बता दिए हैं, एक तो स्पॉट मार्केट है और दूसरा है डे अहेड मार्केट। जैसे हमारा शेयर मार्केट काम करता है, वैसे ही पावर ग्रिड के अंदर ये जो पावर वाला सिस्टम है ये काम करता है, आप लोग ऐसे समझिए। तो शेयर मार्केट के अंदर एक तो स्पॉट मार्केटिंग होती है, डेली बेसिस पर ट्रेडिंग होती है, और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं लेक्चर को, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए। लेकिन उससे पहले अच्छा यहां पर देखिए आप लोग, एक टर्म मैं आप लोग को बताता हूं। अच्छा यहां देखिए, भारत के अंदर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो अब तक 3 काम कर रहे हैं। पहला कौन सा है, IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, डोमिनेट्स विद द मोर देन 90% मार्केट शेयर इसका है। मतलब जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है ये कंपनी करती है। दूसरा इसके पास में है, इंडिया के पास में एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL, और तीसरा है हिंदुस्तान लिमिटेड, जिसको अभी बने हुए लगभग 1 साल के आसपास हुआ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। तो ये 3 कंपनियां क्या करती हैं कि जो पावर जनरेशन जहां से हो रही है उसको क्या करती है, परचेज करती है और आगे क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन हाल ही के अंदर एक सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिला है, और वो सॉल्यूशन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। अब देखिए, आप ये तो प्रॉब्लम समझ चुके हैं कि राज्य की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट जो है नहीं हो पा रहा है। इसलिए जितने भी कोल मार्केट है, कोल जो जनरेशन यूनिट्स हैं, उनके साथ में संपर्क किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है उनसे बातचीत कर रही है, ठीक है।
अच्छा, एक सॉल्यूशन इसका ये है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है। तो जहां पर कम प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करते हैं कि जहां पर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उनको खरीद लेते हैं। जैसे कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मेरा CO2 रिलीज जो है वो ज्यादा है, मेरी कंपनी का CO2 रिलीज ज्यादा है, ठीक है, और किसी कंपनी का कम है। अब दोनों को जो कार्बन फुटप्रिंट मिला है वो बराबर मिला है, मेरे पास में भी 100 है, उसके पास में भी 100 है, तो मैंने 100 जो है उसको तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन जो दूसरे के पास में है उसका 100 कंज्यूम नहीं हो पाया है, 50 ही कंज्यूम हुआ है, तो उसका 50 जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको मैं खरीद लूंगा। वैसे ही सर्टिफिकेट के लिए भी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट के लिए, कि जहां पर पावर जनरेशन कम हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं कि अपने पावर एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को बेच देते हैं जहां पर ज्यादा कंजप्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली क्रेडिट पॉइंट जो है वो राज्य को मिलता है। इसीलिए सरकार ये कह रही है कि आप धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ क्या कर जाइए, मूव कर जाइए, क्योंकि हमारा टारगेट भी ये है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका फुलफिलमेंट हमको करना है, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, और 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल जो है वो बनना है। तो ये टारगेट जो है वो बेसिकली हमारे इंडिया के हैं। ओके, अच्छा, आगे क्या हो सकता है? आगे बेसिकली कपलिंग इंट्रोड्यूस द CERC's पावर मार्केट रेगुलेशन 2021। तो बेसिकली क्या है कि इस पूरे की पूरे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कई सारे एक्ट बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ताकि इजीली जो है वो पावर ग्रिड से पावर को परचेज करके पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया सके, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो सके। इसीलिए जो है वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए जा रहे हैं। चलिए, आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। यहां पर अल्कोहल को कैसे आप लोग छोड़े, इसकी मैंने 31 टेक्निक्स बताई हैं। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो 75 टेक्निक्स मैंने यहां पर बताई हैं, ताकि उनको यूज करके आप लोग पोर्नोग्राफी देखना जरूर छोड़ देंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन इसके लिए आपको एक जहमत उठानी पड़ेगी। स्टडी ग्लोस वेबसाइट को ज्वाइन कीजिएगा। जल्द ही आज और कल के अंदर हमारी ऐप जो है आने वाली है, वहां पर भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।